हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ये नाम आपने कई बार सुना होगा और इससे जुड़े बहुत से सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। तो फ्रेंड, क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में जानने की कोशिश की है? यदि नहीं तो फ्रेंड, वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ कैसे कार्य करती है और यहाँ कितने प्रकार की होती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इससे आने वाले समय में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, अपने मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़कर हमारे साथ हो जाओ तैयार वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। तो चलो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिसका मतलब कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग होता है। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह इंटेलिजेंस किया जाता है, या यूँ कहें तो मशीनों के दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेस शामिल होती है, और जिसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाली जाती है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट की तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अपॉइंटमेंट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी से कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है, लेकिन मशीनों के साथ ऐसा नहीं होता है। मशीनें अपनी प्रक्रिया तथा रिजल्ट में कभी गलती नहीं करती है, क्योंकि मशीनें सेल्फ करेक्शन के फीचर का इस्तेमाल करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का विचार सबसे पहले जॉन मैकार्थी को 1956 में आया था। वहाँ पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी वजह से दुनिया इस टेक्नोलॉजी से रूबरू हुई थी। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की जानकारी सन 1956 में डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताई थी। आज यह विषय काफ़ी बड़ा और विशाल हो गया है। रोबोटिक साइंस से रिलेटेड हर चीज़ इसके अंतर्गत आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का फ़ायदा काफ़ी सारी कंपनियां उठा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बड़ी कंपनियों के लिए वरदान बनकर उभरा है। यह डाटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के काम को बहुत अच्छी तरह से करती है। इंसानों द्वारा अक्सर इस काम में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कम समय में एक्यूरेट रिजल्ट देती है, जिस कारण कंपनियों को बहुत लाभ होता है। जब इंसानों की दुनिया कंप्यूटर की दुनिया से परिचित हुई, तो इंसानों ने अपने सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिज्ञासा का हवाला देते हुए यह प्रश्न उजागर किया कि क्या मशीनें भी हमारी तरह सोच सकती है। यूँ तो यह प्रश्न था तो बहुत छोटा, लेकिन तब भी इस प्रश्न ने इतिहास को रंगीन भविष्य की ओर मोड़ देने वाले पंख दिए, और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की शुरुआत हुई। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि मशीनों में भी इंसानों की तरह सोच सकने और तर्क करने की क्षमता उजागर की जा सके। तो फ्रेंड, यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के उद्देश्य की, तो इसका पहला उद्देश्य है कि एक्सपर्ट सिस्टम विकसित करना, जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर को प्रदर्शन कर सके, लर्न कर सके, एक्सप्लेन और इसके साथ साथ अपने यूजर्स को एडवाइस कर सके। दूसरे नंबर पर है मशीनों को ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाना, ऐसे सिस्टम बनाना जो इंसानों की तरह समझ और सोचकर बिहेव कर सके। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रकार की, तो यहाँ कई प्रकार की है, लेकिन मुख्यतः यह 2 भागों में डिवाइड है, जिसे हम वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। बात करें वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, तो इसे नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहकर संबोधित किया जाता है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इस तरह से डेवलप किया गया है कि यह केवल एक पार्टिकुलर टास्क पर ही फोकस्ड करती है। यह केवल लिमिटेड एरिया में ही ऑपरेट कैरी कर सकता है।
आईफोन द्वारा विकसित किया गया वर्चुअल असिस्टेंट सीडी तथा गूगल द्वारा विकसित किया गया गूगल असिस्टेंट इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहते हैं। इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम में जनरलाइज्ड मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिससे कि ये समय आने पर अगर इसे कोई डिफिकल्ट सा टास्क दिया जाए तो ये आसानी से उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। आरोन हिंटेज जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी है इंटीग्रेटेड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस मिचांग स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया है, जो कुछ इस तरह है। पहले नंबर पर है रिएक्टिव मशीन। इसका एक अच्छा उदाहरण है डीप ब्लू, जो कि एक IBM चेस प्रोग्राम है। डीप ब्लू को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये चेस बोर्ड की गोटियों को आइडेंटिफाई कर सकता है, इसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी मेमोरी नहीं है। ये अपनी पास्ट मूव के बारे में याद नहीं रख सकता। यह केवल पॉसिबल मूव को ही एनालाइज करता है। यहाँ अपनी और अपने अपोजिट की मूव को देखता है और फिर इनमें सबसे बेहतर मूव होती है उसे चुनता है। दूसरे नंबर पर है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी द्वारा संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपनी मेमोरी को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। यह अपने पिछले एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर अपने आगे के टास्क को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। वह अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर डिसीजन को तय करते हैं। इसी तरह के डिसीजन मेकिंग फंक्शन का इस्तेमाल वेहिकल या गाड़ियों में किया जाता है। ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर उन्हें ऑब्जर्व करके भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस तरह के ऑब्जर्वेशन या पास्ट एक्सपीरियंस परमानेंटली सेव नहीं होते हैं, यह हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए ही सेव होते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यह एक हाइपोथेटिकल यानी कि रचनात्मक थ्योरी है। थ्योरी ऑफ माइंड का यह महत्व है कि यह दूसरे इंसानों की इच्छाएं, बिलीव एंड डिसीजन और उनके इरादे होते हैं, जो कि एक फैसले को प्रभावित कर सकते हैं या आउटकम या रिजल्ट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी वर्तमान में नहीं है, यह केवल रचनात्मक है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आते हैं उनकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस होती है। वह अपने आप के वातावरण को समझते हैं और खुद की स्थिति को जानते हैं, अपने करंट स्टेट को तुरंत भांप लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का फ्यूचर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो भी जानकारी मिलती है वह इसका इस्तेमाल यह समझने में लगाते हैं कि दूसरे इंसान क्या महसूस कर रहे हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यह टेक्नोलॉजी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। आज हमने पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझा है। आई होप कि आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।